आज हम लोग बात करेंगे संसदीय समितियों के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो एक आइडिया लगेगा हमें भी कि भाई आपसे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आपका। देखिए, मैंने आपको बताया था संसदीय समितियों को एक हम स्थायी और एक अस्थायी तदर्थ में विभाजित कर देते हैं। स्थायी यानी कि स्टैंडिंग और तदर्थ यानी एडहॉक कमिटीज़। ठीक है, एडहॉक कमिटीज़ को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक थी प्रवर, ठीक है, यानी कि सेलेक्ट कमेटी, और इसी को जॉइंट या संयुक्त समिति थी, और एक इंक्वायरी कमेटी यानी कि जांच समितियाँ थी। ठीक, स्थायी में जब हमने देखा तो ये 6 प्रकार से डिवाइड होती हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो पहले प्रकार से है, वो है फाइनेंशियल कमेटी या वित्तीय समिति। और वित्तीय समिति के अंतर्गत हमने 3 समितियों को रखा था। कौन कौन सी? सबसे पहले लोकलेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति, तीसरी सार्वजनिक उपक्रम समिति। यही 3 थी। ठीक है, और इन समितियों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो प्राक्कलन तीनों समितियां पहले तो स्थायी हैं, यानी कि इनका टेन्योर कितना होगा? नॉर्मली 1 ईयर का टेन्योर होगा तीनों का। ठीक है, और तीनों ही समितियों के साथ में स्थायी 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 टेन्योर 1 ईयर, फिर संख्या। तो लोकलेखा समिति जो थी 15+7 थी। एस्टीमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के सदस्य थे 30, और सार्वजनिक उपक्रम या पीएसयू कमेटी जो थी उसमें 15+7 ही थे। ठीक, निर्वाचन की बात करें तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से था तीनों के लिए। ठीक है, लोकलेखा समिति 1921 में बनी थी। 1919 का एक्ट था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, उसके अधीन बनी थी। ये 1950 में जॉन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और ये 1964 में, ठीक है, तो कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर बनी थी। ये आपस में जुड़वा बहन है। तो जब हम लोकलेखा समिति को बोलेंगे तो हम क्या बोल देंगे? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी। जब इसके लिए बोलेंगे तो लोकलेखा समिति की जुड़वा बहन। यही स्थिति थी, और ये तीसरी थी आपकी। तो इस तरीके से हमने इन्हें देखा था। और तीनों में जैसे लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, जबकि यहाँ पर प्राक्कलन में कौन होता है? सत्ताधारी दल या रूलिंग पार्टी का होता है। यहाँ कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। और तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकलेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति की। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है, सीएजी की रिपोर्ट होती है, जो हमारी पीएसयू या सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट पर ये कार्यवाही करती है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का इन 3 समितियों से संबंधित तो बोलिए, नहीं तो फिर अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक, तो ये तो हुआ रिवीजन जो हमने बात कर ली थी कल। अब हमें बात करनी है किससे रिलेटेड? जरा ऑब्जेक्टिव देखें आप लोगों की क्या स्थिति है। चलो, ये आ गए हम। ठीक है, तो ये सारी समितियां देखिए, ये ऑलरेडी दी हुई हैं। अगर आपको याद हो, तदर्थ समिति, स्थायी समिति। ठीक है, स्थायी समिति निरंतरता से काम करती हैं, प्रत्येक वर्ष बनती हैं। तदर्थ समिति अस्थायी होती हैं, जब उद्देश्य होता है पूर्ण हो जाती हैं और बंद कर दी जाती हैं। और इनमें 6 प्रकार से थे। स्थायी में वित्तीय, विभागीय, जांच, परीक्षण, नियंत्रण, याद आ रहा है, दैनिक कार्यों से संबंधित, और सदन समिति या सेवा समिति। यही सारी चीज याद है कुछ की नहीं है? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला प्रश्न देखिए भाई, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन नियंत्रण करती है? तो कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेशन पर संसदीय समितियों के माध्यम से, सीधा सीधा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? याद करिए, प्राक्कलन समिति जो थी इसमें 30 सदस्य थे और सिर्फ लोकसभा से थे, तो ये सबसे बड़ी संसदीय समिति के रूप में हो गया। बहुत सड़े से क्वेश्चन आए हैं अगर मैं बहुत सीधे सीधे बोल दूं तो, अगर आपने ढंग से कल की क्लास ली होगी तो। फिर संसद की सबसे बड़ी समिति फिर से प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि ये स्थायी समिति है तो 1 साल का ही कार्यकाल होगा। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। मतलब अब कौन संसद का नियंत्रण नहीं करती? तो देखो, लोकलेखा समिति जांच करती है सीएजी की रिपोर्ट पर। सीएजी याद रखना, ये नियंत्रण नहीं है। सीएजी संसदीय नियंत्रण थोड़ी है। सीएजी तो
खर्च हो जाता है पैसा तब काम करता है। प्राक्कलन समिति करती है सार्वजनिक, और कुछ नहीं तो एलिमिनेट कर लो, ये तीनों वित्तीय समिति हैं जो व्यय पे नियंत्रण करने का काम करेंगी। तो कौन बचा? सीएजी बचा। लोकसभा राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? अब देखो, संसद की स्थायी समितियों के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से आप अच्छे से देख लो 15:7, तो क्या हो गया रेशो? 2:1, तो बस 2:1। आप ज़्यादातर समय यही देखते हैं चीज़ों को, लेकिन ये इसका मतलब नहीं हर किसी में ये अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप देखोगे, जैसे हम लोक लेखा समिति में देखें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, हो गया 2:1, 2 से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम में भी यही था, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। चलो, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग और व्यापार से कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या? हाँ, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो आपको अच्छे से पता है कि जाने माने व्यक्ति थे क्या? सिर्फ लोकसभा के 15 और राज्यसभा के सदस्य थे 7, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा यानी ऑडिटिंग करती है, तो किसके प्रतिवेदन की? सीएजी। मैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था जैसे कि सरकार पैसा खर्च कर देती है, पैसा खर्च करने के बाद सीएजी अपनी रिपोर्ट देती है। पैसा खर्च करने से रोकता नहीं है सीएजी, इस बात को बिल्कुल दिमाग रखना, यानी ये करता है पोस्टमार्टम, प्रीमार्टम नहीं करता। जबकि ब्रिटेन में जो सीएजी है वो प्रीमार्टम भी रिपोर्ट जारी करता है। मतलब जैसे अगर आपसे कभी भी ये स्टेटमेंट आ जाए कि भारत का सीएजी संसद की भारत की संचित निधि से पैसा खर्च होने को रोक सकता है, तो नहीं भैया, कभी नहीं रोक सकता। रोकने का काम नहीं है, खर्च होने के बाद, ठीक है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट या संपरीक्षा दे सकता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को। और यही जो सीएजी रिपोर्ट देते हैं अपनी राष्ट्रपति को देते हैं, केंद्र से संबंधित राष्ट्रपति संसद में लोक लेखा समिति के पास जाती है संसद में ये, और लोक लेखा समिति फिर इस पर जांच करती है। तो सीधा हो गया सीएजी की रिपोर्ट पर, ठीक। लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के। तो आपको पता ही है कि इनमें 15-7 थे और इसमें सिर्फ 30 सदस्य थे जो केवल राज्यसभा से थे। संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा, कार्यसभा से, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, ठीक है भैया। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों और आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। पहले वाले में तो सब कुछ क्लियर है आपको। देखो, लोक लेखा समिति जो है उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य थे, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रम में भी सेम स्थिति थी, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। फिर प्राक्कलन यानी एस्टीमेट कमेटी में लोकसभा के ही 30 मेंबर थे, ये तो क्लियर है। फिर है संसदीय कार्य मंत्रालय, कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन के लिए क्या चाहिए? संसदीय मंत्रिमंडल समिति चाहिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी। फिर विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों और आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो जो भी यहाँ पे गठित हैं विभिन्न मंत्रालयों में, उन्हें कौन नॉमिनेट कर रहा है? तो संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर है, जैसे आप देखेंगे संसदीय कार्य मंत्री, अगर अब तो चूंकि नरोत्तम मिश्रा जी इस बार चुनाव नहीं जीते, अगर आप देखें तो लास्ट इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन के बाद में संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? श्री नरोत्तम मिश्रा थे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब भले संसद नहीं है यहाँ, राज्य विधानमंडल है, लेकिन नाम क्या दिया गया? ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री। केंद्र में भी संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, तो जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं इन समितियों के सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। जबकि लोकलेखा, सार्वजनिक उपक्रम और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को कौन कर रहा था नियुक्त? लोकसभा स्पीकर कर रहा था। थोड़ा सा अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से, तो गलत नहीं होनी चाहिए ये चीज़। यही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो वो सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रश्न में। फिर है संसद की लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है?
तो भैया ये तो सीधी सी बात है, शासन के वित्तीय लेखा और विनियम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। तो जो भी सीएजी की रिपोर्ट होती है उसका परीक्षण करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। अब सार्वजनिक लेखा समिति किसको करती है? संसद को। हमने बताया था कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट कहाँ देते हैं? संसद के पटल पर रखती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर कट आपको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, अब संसद के पटल पे मतलब क्या, जैसे समझो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर कौन रहा है? लोकसभा स्पीकर। तो ये रिपोर्ट किसको देंगे? लोकसभा स्पीकर को देंगे। और वो कहाँ रखेगा? लोकसभा में रखेगा, मतलब संसद के पटल पर रखेगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो सीधा हो गया आंसर आपका। ठीक है, बी, यानी कि लोकसभा का स्पीकर। अब देखो सीएजी को तो देगी नहीं, स्पीकर है, कुछ नहीं तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो उल्टा सीएजी की रिपोर्ट किनको दे रहे थे? लोक लेखा समिति को। तो उल्टा फिर उन्हें थोड़ी भेजेंगे। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब लोकसभा में सीधी सी बात है, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? लोकसभा स्पीकर। मैच कर लो भैया। लोक लेखा समिति में कितने होंगे? 15, 7, 22, यानी 20 सही है। अब देखो लोक लेखा समिति की, लोक लेखा की संसदीय समिति, ठीक है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती। पहले तो ये है क्या? 15 है अधिकतम, 15 + 7 है लोक लेखा समिति में। तो ये तो गलत हो गया पहला सिरे से। अगर आप पहला करोगे तो ये दो तो हट ही जाएंगे। फिर देखते हैं सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। तो बिल्कुल एप्रोप्रिएशन और जो अकाउंट है उनकी जांच करती है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। तो 2 और 3 सही हो गए, यानी कि आंसर हो गया बी। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? अब सीधी बात है यार, कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं ये। ठीक है, अब देख लो भैया, लोक लेखा समिति स्टैंडिंग, यानी कि कैसी है? स्थायी है। ठीक है, याचिका समिति स्टॉक बाजार स्कैम। अच्छा, ये स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति कैसी होगी? ठीक है, तदर्थ होगी कि नहीं होगी? ये तो इसको इससे मिला दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लो भैया, लोक लेखा समिति, अब समझना यहाँ पे एक स्टैंडिंग भी है, एक वित्तीय भी है। तो क्या आएगा? लोक लेखा समिति। अब देखो याचिका और विभागीय, विभागीय समितियां कैसी हैं? स्थायी हैं या अस्थायी हैं? पहले तो अरे कुछ तो बोल दो। तो विभागीय भी स्थायी है, लोक लेखा भी स्थायी है, लेकिन लोक लेखा फाइनेंशियल है। देखो स्थायी के भी टाइप 6 टाइप डिवाइड किए थे। पहला टाइप था कौन सा? फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समिति। और वित्तीय समिति में 3 थी, लोक लेखा, प्राक्कलन एस्टीमेट और सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यही 3 थी। तो इसको किससे कनेक्ट करोगे? वित्तीय से। तो 1 का 3, अब एक ही में ही है ये, तो एक हो गया ये 1 का 3। अब आ जाओ यहाँ से, बी का 4 कार्यकारी है, स्टॉक वाली कैसी होगी? तदर्थ होगी, क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए बनी। तो सी का 1 और डी का 2। तो विभागीय समिति स्थायी समितियों का ही भाग है। तो इस तरीके से अब अगर आपने यहाँ किया, जैसे मान लो हम 1 का बी कर दें, ठीक है, तो आपका मटिया मैट हो जाएगा, मतलब गलती हो जाएगा वो तो सीधे सीधे बोले तो। जबकि ये गलत नहीं है, लोक लेखा समिति स्टैंडिंग कमेटी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति स्थायी समितियों की भी किस कैटेगरी में है? वित्तीय समितियों में। तो ज़्यादा अच्छे से कहाँ मैच कर रहा है? क्योंकि एक ही है जो सही मैच करेगा। लाइव में बेटा क्लियर है? संसद सदस्यों, सॉरी राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। तो भैया इसमें तो करते हैं, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, यानी कि ए और ये तो गया। देखो एलिमिनेट करना सीखो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मतलब हमें नहीं जरूरत लगती कि सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है अगर हम बोले। और सबसे अच्छा एस्टीमेट कमेटी से। भाई क्या एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य थे? नहीं थे। बस हो गया दूसरा। सार्वजनिक उपक्रम में 15 + 7 था, ये भी हट गया। और 1 और 3 हटेंगे तो ये तीनों हट जाएंगे। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो बचा क्या? 2।
ठीक है, तो कई बार आपको सही देखना है, कई बार आपको गलत देखना है, तो आप जितना एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे उतना आसान है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? अब फिर वही बात, आकलन प्राकलन यही है, यहीं से उल्टा शुरू कर देते हैं। कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? अब देखो, लोक लेखा समिति थी स्थायी, आकलन समिति है स्थायी, अनुसूचित जातियों के कल्याण की समिति है स्थायी, और सार्वजनिक उपक्रम क्यों नहीं है भैया? है ना, ये सब स्थायी हैं, तो इसलिए आंसर नहीं है। ठीक है, हम देख रहे थे कि कुछ तो बोलेंगे लोग। कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो 1, 2 और 3 यानी कि डी। पता है आप लोगों को क्वेश्चन क्यों लगाने चाहिए? आप इतनी मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो ना कि आप चाहो भी ना तो भूल नहीं सकते। और जो क्वेश्चन नहीं लगाता ना, जिसको ये लगता है नहीं नहीं हमारा तो दिमाग बहुत तेज है, वो दिमाग ही खराब हो जाता है पेपर में फिर जाके। और खेल तो 2-4 क्वेश्चन का ही तो है सारा। संसद की वित्तीय समितियां हैं भैया, पहली 3 ही है, 1, 2, 3, तो यानी एबीसी का, किसमें एबीसी, ये हो गया सी। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो भैया सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से। अभी तक तो कोई समस्या आई होप नहीं होगी किसी को, है या? किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? सार्वजनिक उद्यम पे है, सरकारी आश्वासन है, आकलन के बारे में है, अल्पसंख्यकों का कल्याण था क्या वहां? नहीं था, तो डी हो गया। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो भैया देखो, अब ये विभाग है और याद करो अलग अलग विभागों के लिए अगर समिति बनानी है तो कौन? संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं। अब संयुक्त संसदीय समिति में क्या था पहले तो ये बताओ? संयुक्त है, तो याद करो संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के, अरे संयुक्त में 20 और 10। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति में ध्यान रखना है लोकसभा, देखो अगर आपसे पूछा जाए केवल एक की होगी तो 10 और 5, लेकिन दोनों की होगी तो 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे संयुक्त संसदीय समिति में। ये तो मैंने टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, पहले शायद प्रश्न था ये। ठीक है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों, लो मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़वा दूं आप लोगों को तो अच्छा लगेगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी लोकसभा द्वारा 24 जनवरी 2011 को, राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया। 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इसमें कुल 30 सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से थे। इसके अध्यक्ष थे PC चाको और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए समिति के अध्यक्ष अब फिर से PC चाको। भारत की संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है कि दोनों सदनों को सूचित करती है जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि। अब बोल मत देना कि नहीं पढ़ा था, उत्तर बताओ अब तो सीधा। क्या था? पढ़ो क्वेश्चन, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था। मैंने कहा था यही 1-2 प्रश्न बताए थे अलग से मैंने आपको। क्या होगी? अधीनस्थ विधायन थी कि नहीं थी? याद आ रहा है? नियम मैंने बताया था, रूल्स, रेगुलेशन, सब लॉ, बाई लॉ, ये जो सब थे वो किससे संबंधित थे? अधीनस्थ विधायन समिति, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा था यूपीएससी ने ये 2018 में पूछा था। बहुत सड़े से क्वेश्चन आते हैं अगर आप ढंग से पढ़ लो तो, भले आपको अभी जो भी लग रहा हो। हाँ, पेपर के दबाव में लोग पता नहीं क्या क्या आग धतूरा जला देते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो वो डरना नहीं है। दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रकों से स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण कौन करते हैं? करती है संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति, संसदीय विभाग द्वारा स्थायी समितियां, वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र के विधायी सुधार आयोग, नीति आयोग। अब पहले बताओ, दूरसंचार है, बीमा है, विद्युत है, स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण। तो पहले तो वित्त आयोग से तो कोई मतलब नहीं है। वित्त आयोग का एक ही काम है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का विभाजन और ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देना। ठीक है, तो क्या डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो है ही नहीं इसमें,
तो वित्त आयोग गया। अब तरीका क्या था वैसे मैं बोलूं तो 3 हटा दो पहले तो 2 गए ये, अरे गए ना बी और सी। थोड़ा वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीति आयोग करता है क्या? नीति आयोग का काम क्या है? संसाधनों का आकलन, योजनाओं के निर्माण में सहयोग देना। 5 हटाया तो बचा क्या? 1 और 2। पता है कई बार आप एलिमिनेट करके बहुत आराम से उत्तर निकाल सकते हो अगर आप दिमाग लगाते हो तो। अब देख लेते हैं संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग द्वारा स्थायी समितियां, ये 2 जो हैं इसका काम आपका देखती हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? लो खत्म ही हो गए, अब क्या करें, खत्म क्वेश्चन, इतने ही प्रश्न आए हैं। और किसी की किताब में कुछ हो कहीं तो बता दो, मैं करवा दूंगा सॉल्व, ठीक है। मतलब ये अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में है इनका घटना चक्र का। मैं ये PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भी जिनके पास बुक नहीं हो आप लगा लीजिएगा। कोई प्रश्न किसी का इससे संबंधित? संसद के कुछ क्वेश्चन दिखा दूं? इसके पहले ही था ना संसद, संसदीय समितियां, उल्टे ही चल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बताओ। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, कहाँ गया, विपक्षी दल के नेता से और भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। किससे प्रतिबंधित है संसद की शक्तियां? ठीक है, आप अच्छे से जानते हो, जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों से नहीं है प्रतिबंधित। कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे? इतिहास में इतना पढ़ाएंगे हम इसे कि आप सपने में अभी नहीं भूलोगे। बताओ क्या है पलक? हाँ, तो कौन है बताओ? पहले अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन? कौन? देख लिया। कौन थे? विठल भाई पटेल। देखो कहानी ये थी एक्चुअली, अभी पढ़ेंगे हम मॉडर्न इंडिया तो आपको बताएंगे कि 1922 में गांधी जी ने जब अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, तो कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। तो जो अपरिवर्तनवादी थे वो तो शांत थे, जो चेंजेबल वाले परिवर्तनवादी जो थे, जो कुछ चेंज चाहते थे, उनमें CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में एक पार्टी बनाई थी जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी बनाई थी। और स्वराज पार्टी चाहती थी कि अब चूंकि भारत का जनता जो थी ना, उसका बड़ा सपोर्ट मिला था नॉन कोऑपरेशन या सहयोग में, कि एकदम से अगर हम आंदोलन स्थगित कर देंगे छोटी मोटी घटनाओं से। क्या हुआ था कि 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी चोरा चोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तो उससे गांधी जी बड़े नाराज थे, ठीक है। और उन्होंने बाद में 12 फरवरी 1922 को, ये घटना कब हुई चोरा चोरी की? अरे अब क्या मोदी जी जो बोले वो सही, 4 फरवरी 1922 को। तो 4 फरवरी को चोरा चोरी हो गया और उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को क्या वापस ले लिया? नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जैसे ही नॉन कोऑपरेशन वापस लिया, इसके विरोध में कौन सी पार्टी बन गई? कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ और स्वराज पार्टी 1923 इलाहाबाद, और कौन? CR दास और मोतीलाल नेहरू। अब गांधी जी तो चुप हो जाते हैं कांड करा के। इसके बाद 1923 तक गांधी जी कुछ नहीं, मौन व्रत धारण किए हुए हैं। 1924 के एक अधिवेशन होगा, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करेंगे। इससे पहले गांधी जी क्या कर लेते हैं? गांधी जी CR दास के साथ समझौता कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं गांधी दास समझौता, मीन्स में ऑलरेडी आ चुका है गांधी दास समझौता 1924। तो किन के बीच? गांधी जी और CR दास के बीच। और गांधी जी बड़े प्यार से बोल देंगे कि जो स्वराज पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक भाग है, तो स्वराज पार्टी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बोल देते हैं। और जैसे ही ये बोलते हैं और बोलते हैं ठीक है, और इस समझौते को गांधी जी अपने कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में मान्यता दे देते हैं और बोलते हैं लड़ो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग पार्टी जो है स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेती है और 1925 में जाके
केंद्रीय विधानसभा में अच्छी सीटें लेके आती है और उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, इन्हें केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में सफल हो जाती है। समझ में आई कहानी? कुछ थोड़ा बहुत तो आई होगी। ठीक है, तो ये थे कौन, कहाँ गए? विट्ठल भाई पटेल। ठीक, तो वल्लभ भाई पटेल, देखो याद रखना, वल्लभ भाई पटेल महान व्यक्तित्व, विट्ठल भाई पटेल महान व्यक्तित्व, और इनके पिताजी झावेर भाई पटेल अगेन महान व्यक्तित्व। झावेर भाई पटेल ने 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में भाग लिया था। कौन थे? झावेर भाई पटेल। तो खून में है क्रांति, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो झावेर भाई पटेल के बड़े बेटे विट्ठल भाई पटेल, छोटे बेटे वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल के कामों को हम सब क्या दुनिया जानती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? कोई समस्या? ये सब पढ़ाएंगे इतिहास में, टेंशन नहीं, बस अब तो सुन लो, बस थोड़ा सा लिखना है क्या? किसी को लिखना हो तो अच्छे से नोट कर लिया करो। फिर भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह। अब स्वर्ण जयंती का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ? 50 साल, गोल्डन जुबली है ये। अब 50 साल, संसद बनी कब? अरे संसद बनी कि नहीं बनी हमारी? तो कब बनी? 1952। तो कब होंगे 50 साल? अब तो बता दो। हाँ, हो जाएंगे 52 और 50, 2002। तो 2002 को 50 साल पूरे हो गए थे। तो समझ में आ रहा है ना? 13 मई 2002 को भारतीय संसद औपचारिक स्थापना, प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रथम अधिवेशन से 50 वर्ष पूर्व संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। बेटा पहली बार इलेक्शन ही 52 में हुए थे लोकसभा के। ठीक है, तो पूछा जाता है प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, मई 1952। और पहला अधिवेशन कब हुआ संसद का उस समय? तो 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, चलो यही बता दो। चलो कूट परीक्षण करें। कूट का संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सब जानते हैं भैया। ठीक है, अब ये विधिक अधिकार है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, हाँ या ना? अरे धन विधेयक थोड़ी है, रोक सकती है ना। प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द ऐसा था क्या? अरे लोकतांत्रिक था क्या? क्या क्या शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो ये तो था, लेकिन लोकतांत्रिक था क्या? वो तो पहले से ही था भैया, जोड़ा नहीं गया, तो ये गलत। सबसे अच्छा 2 हटा दो। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है, ऐसा होता है क्या? अगर दोनों सदनों के बीच विवाद हो तो राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो 3 और 4 दोनों गलत। अब देख लो जहाँ जहाँ 3 और 4 हैं वो सब गलत, यानी बचा क्या? 1 और 2। कुछ तो बोलो। अच्छा ये आप लोग गलत कर दोगे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। भैया वित्तीय बिल को रोक रही ना, तो रोक लेने दो ना, आपको क्या तकलीफ है? रोकने से आप रोक दोगे। वित्तीय विधेयक 2 तरीके के थे, और फाइनेंस बिल सेकंड पे राज्यसभा, यानी वो कैसा विधेयक? साधारण विधेयक की तरह। और साधारण है तो ये तो सिर फोड़ देंगे राज्यसभा वाले उसका, तो रोक लेने दो ना। आपको क्या दिक्कत जा रही है? कोई दिक्कत जा रही है क्या? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। देखो कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, मतलब हो गया सेकंड वाला, तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। क्लियर है? आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लाइव क्लास में बेटा कुछ पल्ले पड़ रहा है कि सब उड़ रहा है? चलो अच्छा प्रश्न, तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? पहले तो मैं पूछता हूं, चलो बताओ सिमी, किसमें था तारांकित या स्टार्ड क्वेश्चन? क्या पढ़े थे हम? प्रश्न काल, वेरी गुड। क्या क्या थे प्रश्न काल में, क्वेश्चन आर में? सर ये मौखिक प्रश्न होते हैं, वेरी गुड, ये 11 से 12 के बीच में होते हैं। ठीक है, और
मौखिक होते हैं तो क्या पूछ सकते हैं? हाँ बोलो बोलो, कुछ वो बोलने में नहीं आ रहा। अरे बोलो। क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या कहते हैं तनु ने? अनुपूरक प्रश्न। हाँ बिल्कुल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा। देखो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं तारांकित में, मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य थी, याद है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, भैया ये गलत है तो इसको तो हटा दो। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 और 3 सही है, बस अब हम नहीं पढ़ेंगे इससे ज़्यादा, हमें मिल गए ना, क्योंकि 2 ही 2 ऑप्शन है। पता है बच्चे कहाँ टाइम बर्बाद करते हैं, पहले सब पढ़ते हैं और पता है पूरा पढ़ने पढ़ते कंफ्यूजन हो ही जाता है किसी ना किसी में। आपको आपकी नज़र इतनी पारखी होनी चाहिए कि आपको उत्तर दिखना चाहिए, ये सही है ये सही है। अब भले आप अपनी श्रद्धा भक्ति के लिए पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन 1 सेकंड में आपको जज करते आना चाहिए। अब देखो उत्तर लिखित किस में थे दिमाग में? अतारांकित नॉन स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन में, और पूरक प्रश्न भी उन पे नहीं पूछ सकते थे, तो ये 2 और 4 तो किसके लिए? अतारांकित के लिए। उत्तर पर बहस की जा सकती है। अब इससे क्या मतलब है? उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। भैया काय का नियंत्रण? उन्हें क्या करना, मरो जियो लड़ो, आपको उन्हें क्या जाता है? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में कितने अधिकतम मामले उठाए जा सकते हैं? ठीक है, पहले 20 हुआ करता था, अब ये 2015 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न सेम एमबीबीएस पूछेगा तो उत्तर 20 दे देगा। फिर वो पता है कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कितने? तो निम्नलिखित में से तो 20 ठीक है, पूछे जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में 2015 में ये क्या कर दिया गया? इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई नियम 377 के अंतर्गत। गिलोटिन का क्या अर्थ था बताओ जल्दी से? विधेयक पर बहस को बंद कर देना, गर्दन काट देना। गिलोटिन जानते हो? एक साथ अगर किसी की हत्या कर दी जाए, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाए, तो एक हथियार के रूप में होता है गिलोटिन। मतलब कोई बहस नहीं, बस हो गया पारित, काम खत्म। ठीक है, तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को। भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलो बताओ। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। सही बात। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष न्यूनतम है क्या उच्चतम न्यायालय में? अधिकतम थी कितनी? अरे सुप्रीम कोर्ट 65, हाई कोर्ट 62, न्यूनतम तो कुछ थी ही नहीं, तो ये गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ही गठित होता है। ऐसा है क्या एनडीसी में? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं क्या? नहीं है भैया, इनको भी गलत, ये भी गलत, पहला भी गलत। अब आ जाओ, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो सही बात है। दोनों मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था, अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस। तो अध्यादेश कब? संसद के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में ना हो, या तो दोनों हाउस नहीं है सेशन में, लिंक चली गई, या कोई एक सदन सत्र में ना हो, तो उस दौरान क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भेज दिया अमित? रिप्लाई करिए कोई। ठीक है, तो ये हो गया बी आंसर इसका। शुरू से बता देते हैं। चलो देखिए भाई, लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है कौन कौन सी? अब संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना, ठीक। 1, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। 2, ये भी ठीक है। अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान का प्रावधान। 3, ये भी सही है।
संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समाविष्ट आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक या कम से कम मध्यवर्गीय पुनरावलोकन और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। अब देखो कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण का कार्य करती है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल है पब्लिक फाइनेंस पर। तो अब आप खुद से सोचो कि लोक वित्त पर पहले तो संसद में बजट प्रस्तुत हो रहा है, नियंत्रण होगा क्योंकि चर्चा होगी बजट के दौरान, इवन वोटिंग भी होगी, ठीक है। दूसरी बात, विनियोग विधेयक पारित होने, आप सब जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक पारित किए बिना संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते, ये भी ठीक है। अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान बिल्कुल है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान है। तो 1 2 3 सही हो गए। पहली चीज, अब बस सिर्फ 2 में ही है, 1 2 3 तो एक इसमें एक इसमें। अब आ जाते हैं चौथे पे, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समाविष्ट आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक या कम से कम मध्यवर्गीय पुनरावलोकन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। और फिर संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो बिल्कुल करते हैं क्योंकि विधेयक प्रस्तुत करेंगे और वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के बाद वोटिंग होगी तो कंट्रोल होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 1 2 3 और 5। तो 4 नहीं होगा, ये चीज आपको क्लियर कट ध्यान रखनी है। ऐसा कुछ होता है कि मध्यवर्गीय पुनरावलोकन होता हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा, सीधा क्या बोला था, बजट पारित नहीं हुआ तो सरकार की 12 बज जाएगी, यानी सरकार गिर जाएगी। तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देते हैं। लोकानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किससे निकालने की, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। आप जानते हैं अच्छे से कि निश्चित अवधि के लिए अगर आपको धन निकालना है तो, और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन सा विधेयक पारित होने में समय लेता है, अप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक पारित होने में समय लेता है, तो अग्रिम निधि के रूप में किससे निकाल सकते हैं, लेखानुदान से निकाल सकते हैं। लेखानुदान बना है, कैग की रिपोर्ट, अप्रत्याशित व्यय, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, क्लियर कट है क्योंकि बजट डिले हो रहा है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। बड़े कार्यक्रमों के लिए सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। आप अच्छे से जानते हो कि लेखानुदान आता ही तब है। लेखा के लिए वोट का मतलब क्या है, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। तो लेखानुदान क्या है, जब बजट नहीं पारित हो रहा है, पैसे चाहिए हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। लेखानुदान और अंतरिम बजट के रूप में क्या अंतर है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इलेक्शन ईयर होती हैं उनमें जब लेखानुदान लेके आते हैं तो वो एक तरीके से अंतरिम बजट होता है। अब अगर इन दोनों में आप अंतर देखने की कोशिश करें तो लेखानुदान से पैसा सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, लेकिन बजट में क्या होता है, आय व्यय दोनों होते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। स्थायी सरकार लेखानुदान का प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार जो है अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ऐसा कुछ है क्या? अभी देखो परमानेंट सरकार है, अंतरिम बजट लेके आई, तो ये तो सिरे से गलत हो गया भाई। क्या अस्थायी सरकार होती है या कार्यवाहक सरकार होती है जो अंतरिम बजट लाती है? वो तो इलेक्शन ईयर में आता है, क्योंकि नई सरकार बनेगी तो वो अपने अनुसार खर्च करेगी, तो ये तो सिरे से गलत, ठीक है। अब बात आती है लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष, तो स्वाभाविक है पैसा निकल रहा है तो खर्च होने के लिए, तो केवल व्यय पक्ष को दिखा रहा है एक्सपेंडिचर को, जबकि अंतरिम बजट में व्यय भी होगा क्योंकि बजट है इनकम और एक्सपेंडिचर, तो आय और व्यय दोनों को दिखाएगा। आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? लाइव में किसी को भी कोई डाउट हो इस प्रश्न में तो पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये यहीं सामने ही है। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण होते हैं, ठीक है। तो वित्तीय विधायन में अब देखो मैंने आपको पूरे 6 स्टेप बताए हैं, उसमें अगर याद हो आप लोगों को, क्लियर कट, बजट का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया तो चर्चा कर लो, डिस्कशन, चर्चा हो गई तो फिर क्या करेंगे, विनियोग विधेयक का पारित करना। उसके बाद अब विनियोग विधेयक पारित हो गया तो लेखानुदान लाओगे क्या, जरूरत ही नहीं है।
तो ये नहीं होगा और वित्त विधेयक का पारित होना उसके बाद। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, इसको और व्यवस्थित करें तो क्या होता, यहां कौन सा आता अगर इस बीच में देखते तो विनियोग विधेयक आता, तो फिर क्या देखा नहीं आप लोगों ने, नोट्स खोलो, खोलो नोट्स, खोलो संसद वाले नोट्स, पहला पेज खोलो और सबसे पहला खोलो पेज, पढ़ो इसे, रखने के लिए है ये, क्या है ये, फिर क्या है, फिर क्या है, विनियोग हो गया, अब विनियोग के बाद क्या, बस यही 6 चीजें हैं। अब खोल के देखते ही नहीं हो, अब कर लो, इससे मैच करो, आप ही करो मैच। अब कुछ को तो नोट्स ही नहीं मिलेंगे, पता चले पहले पेज पे सबके में होगा ना, ये 6 चीजें नहीं दिख रही हैं तो देखो उन्हें और करो इस क्वेश्चन से मैच, पढ़ो अच्छे से, देखो। हाँ, प्रस्तुतिकरण, फिर चर्चा, फिर विभागीय समितियां, हाँ ठीक, फिर अनुदान की मांग, फिर विनियोग विधेयक, फिर बस। अब विनियोग के बाद लेखानुदान होगा क्या, ये तो पहले ही हो गया। अगर नहीं आता है विनियोग विधेयक, नहीं पारित हो पाता है, तब हम लेखानुदान मांगते हैं। अब विनियोग विधेयक आ गया तो भैया हम अग्रिम क्यों मांगेंगे, अब तो पूरे साल के लिए खर्चा आ गया। ऐसे सोचो, आपको 1 लाख करोड़ मिल गए, अब आप बोले साहब 1 लाख करोड़ ले लो, 100 करोड़ ले लो, क्यों लोगे आप? 1 लाख करोड़ का अगर हम देखें 20% निकालने की कोशिश करें तो 20,000 करोड़ होगा। जब आपको 1 लाख करोड़ मिल गए तो 20,000 करोड़ का क्यों मांगोगे आप? भाई साहब थोड़ा अग्रिम और दे दो, तो लुटेरे हो आप तो। मतलब यही हुआ ना, फिर तो समझ में आ रही ना, वित्त विधेयक का पारित होना। ठीक है, क्योंकि विनियोग विधेयक आएगा मतलब बजट हो गया एक तरीके से, और बजट हो गया तो बजट के बाद ही तो वित्त विधेयक पारित होगा। समझ में आ रही ना बात आपको कि नहीं आ रही है? बोलो तो भैया हाँ ना। चलो, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, कराधान विधेयक जिसमें राज्यों के हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, धन विधेयक पर, किन किन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए? आप तो सीधा बता दो, बोलो बोलो जल्दी से, कौन कौन से होंगे? अब आप बताओ। मैं धन विधेयक पे थी, ऑप्शन दिखा दे, नहीं तो बोलो कहाँ से बताएं। धन विधेयक पे थी, यश। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करना है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। ठीक है, नवीन राज्य का गठन करना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, चाहिए पूर्व अनुमति। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों के हित, भैया अब राज्यों के हित हैं तो राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों जो है इसमें हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसके संदर्भित संघीय बजट से है? बताओ संघीय बजट, बहुत आराम से। निंदा, बजट से कोई मतलब, ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, नहीं, क्या कटौती कर दो भैया, है या नहीं है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कटौती का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण, सत्ताधारी दल की कार्रवाई को रोकना, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। कटौती, जो भी खर्च है उसमें कम कर दो खर्चे को, तो कटौती हो जाएगी। ठीक है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया? अब ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया? अल्पावधि, प्रश्नकाल, स्थगन या शून्यकाल? अब बोलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये समझो, ध्यानाकर्षण का मतलब क्या? कॉल अटेंशन, कॉल अटेंशन ना। अब इसने कौन से क्षेत्र को सीमित कर दिया इनमें से? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल को, स्थगन प्रस्ताव को या शून्यकाल को? अच्छा, दोनों में अंतर बताओ पहले तो। कॉलिंग अटेंशन में और स्थगन को क्या बोलते थे? एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मोशन। तो दोनों में क्या अंतर था? याद करो कुछ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है,
अंतर हो गया। तो अब किसके क्षेत्र को सीमित किया, मतलब ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? ठीक है ना। अब बोलो, सोचो, सोचो सोचो। नहीं, प्रश्न सामने, उत्तर सामने, तो भी सोचने की कोशिश करो। देखो अब आप समझो, ध्यानाकर्षण है तो ध्यानाकर्षण में किसका ध्यान? मंत्री का ध्यान। अब मंत्री का ध्यान आपको आकर्षित करना है। मंत्री का ध्यान जब आकर्षित करोगे तो अल्पावधि चर्चा पे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो अलग ही होती है। प्रश्नकाल का अपना समय 11 से 12, उससे कोई मतलब नहीं है। शून्यकाल का समय अपना 12 से 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बचता ही क्या है? स्थगन प्रस्ताव। अब ध्यानाकर्षण और स्थगन में क्या होता है? दोनों पर अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करनी होती है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि जो सामान्य कार्रवाई है उसको रोककर आप स्थगन, जो भी नया मुद्दा होता है, ठीक है ना, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू, उस पर चर्चा करने लगते हो, लेकिन उसमें क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता। जबकि मंत्री का जब ध्यानाकर्षण करते हैं तो उसमें क्रिटिकल एनालिसिस, उसकी निंदा भी शामिल होती है। तो किसके समय को सीमित किया? स्थगन के। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? मतलब एलिमिनेट किए बिना इस उत्तर को आप निकाल नहीं पाओगे। पता है आप कहाँ, या तो यहाँ चले जाओगे अल्पावधि पे, बोले वो जो अल्प अवधि थी उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि स्थगन में ये था कि जब तक इसका निर्णय हो नहीं जाए तब तक हम कुछ और करेंगे नहीं। कई लोग तो इनको भी बता सकते हैं कि प्रश्नकाल शून्यकाल, तो ये तो फिक्स है ना, इनमें अपनी अलग प्रक्रिया चल रही है। 11 से 12 में प्रश्नकाल चल रहा है, 12 से 1 में शून्यकाल चल रहा है। अब कहानी जो शुरू होगी वो लंच के बाद होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? अब मंत्रिपरिषद पे वही पार्लियामेंट्री कंट्रोल। स्थगन प्रस्ताव से रखेगी, बिल्कुल रखेगी। प्रश्नकाल से रखेगी, खूब सारे प्रश्न पूछेगी। सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक प्रश्न पूछेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएंगे। आप तीनों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हो गया था ना। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, या राज्यसभा कितने दिन तक कार्रवाई नहीं करती है? 14 दिन तक रखे रहो, फिर जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में पारित मान लिया जाता है। कोई भी धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। और एक बार दे दो, हाँ है ना, 14 दिन तक धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। बताइए क्या होगा? राष्ट्रपति को जाएगा? नहीं। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले, मत देने वालों को 2/3 बहुमत से पारित? नहीं। संयुक्त अधिवेशन होता है क्या धन विधेयक पे? नहीं। तो पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर देती है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, ऐसा है क्या? गलत बात है ये। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है क्या? अच्छा पहले तो पूछा क्या है, सही या गलत? गलत, हाँ सही नहीं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, हाँ या ना? अब पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, बोलो। मतलब कॉन्सोलिडेट फंड, बोलिए। अरे
भैया अभी तो बताया था प्रभारित व्यय में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है, क्योंकि सिर्फ चर्चा हो सकती है। चार्ज एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कॉन्सुलेट फंड पे। चार्ज याद आ रहा है ना, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, तो भारित व्यय पे क्या सिर्फ चर्चा कर सकते हो, वोटिंग तो आप कर नहीं सकते। तो इस स्थिति में प्रभारित व्यय में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये हो गया, इसके सारे हो गए, अच्छा अभी नहीं हुए थे, अच्छा दिन वाले थे। हाँ, कोई विधेयक जिसमें व्यय अंतर्बलित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय जिसमें सम्मिलित नहीं है उसे, अब आप 110 से संबंधित नहीं है तो क्या मतलब हुआ, धन विधेयक से संबंधित नहीं है तो फिर किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक होगा तो लोकसभा में आएगा। अब 110 में जो विषय हैं उनसे संबंधित नहीं है, मतलब धन विधेयक नहीं है, तो फिर किसी में भी पेश कर दो, चाहे तो राज्यसभा या फिर लोकसभा में। कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? हमने खूब बार बताया कि बजट शब्द का भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्णन नहीं किया गया। इसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112, लेकिन बजट नहीं। ठीक है, ये हो ही गया अपना। चलो यहीं से कर लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ होगा? ठीक है, लोकसभा में। अब ये मत बोल देना कि साहब हमने तो मान लिया कुछ और ही, अब धन विधेयक है तो धन तो दे दनादन लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित होता है? लोकसभा में। कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया होता है, गलत बात, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यही सही है। कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, एकदम सरासर गलत है ये। ठीक है, कहाँ होती है शुरू? धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? कौन सा एक कथन सही है, बताओ जल्दी से। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित किया जा सकता है, गलत। दोनों सदनों में, गलत। लोकसभा में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता, गलत। केवल लोकसभा में प्रस्तापित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है? मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, जल्दी तो नहीं करवा रहे हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करेगा मनी बिल का? स्पीकर। धन विधेयक प्रमाणित करते हैं स्पीकर। एक ही जैसे प्रश्न बहुत होते हैं। धन विधेयक कौन? मैं करता हूं निर्णय, लोकसभा अध्यक्ष। हद है यार। चलो ये देखते हैं जरा, क्या सही नहीं है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, हाँ ना? हाँ या ना बोलो बस। ठीक, प्रत्येक विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, सही बात है। दूसरा भी सही, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, गलत बात। ठीक है, हाँ या ना? गलत की सही? सच्ची? केवल लोकसभा में वित्त विधेयक बन कहाँ थे? तो फिर क्यों गलत कर रहे हो? वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, हाँ ना? जल्दी बोलो, होते हैं? धन विधेयक पर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। बोलो, वित्त विधेयक को कि धन को? 14 दिन तो दिखाई दे रहे हैं लोगों को, वित्त नहीं दिखता। ये तो गलत है ना भाई। किसको? अरे इसे तो रोक रहा हो, 6 महीने रोके रखो। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, हाँ ना? कर सकते हैं इनकार भैया, क्योंकि वित्त विधेयक जो है वो साधारण विधेयक की तरह काम करेगा, नहीं करेंगे साइन, याद है? चलो, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, हाँ ना? कर सकती है यार, सही है ये तो। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, हाँ जी। अरे फाइनेंस बिल पे है, ये सही, ये सही। ठीक है, ये और ये गलत, ये सही। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, सही है। तो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ये सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये बात भी सही। क्यों?
क्या होता है ना, तो लिखना चाहिए था ना वित्त विधेयक 2। अरे यहाँ देखो ना, ऑप्शन भी तो हो, अब वो भी तो समझो, वहाँ ये लिखना चाहिए था वित्त विधेयक 1, तो फिर सही था। लेकिन देखो, अच्छा 1 नहीं लिखा तो 2 ही क्यों मान रहे हैं? ठीक है, तो चूंकि ऑप्शन में नहीं है, और दूसरी बात, अगर हम 1 को नहीं मान रहे तो 2 को क्यों मान लें? ठीक है ना। तो अब जैसे ये तीसरा कंफ्यूज करेगा, केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, एक्चुअली ज्यादातर समय लोकसभा में ही होते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, अरे होते हैं फाइनेंस बिल फर्स्ट पर, उल्लू बना रहे हैं खतरनाक वाला। तो ये सही है, गलत कौन से है? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना बाबा 2 के अलावा, तो जो सरासर गलत हैं, सरासर गलत क्या? राज्यसभा वित्त विधेयक को नहीं, धन विधेयक को, तो ये सरासर गलत। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं? ये हो गया क्या? गलत बताना है। धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत बात। कहाँ? लोकसभा में। ये तो हो गए, निर्णय करवा दिए खूब। हाँ, एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना बेटा, वित्त विभाग का आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, विभाग नहीं सॉरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री है अगर मंत्रालय के रूप में बोलें, और इसके भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, मैंने आपसे बताया भी था, अगर आपसे मैंने एकदम जस्ट पूछा था कि वित्त विधेयक, ये जो बजट है इसकी तैयारी कौन करता है और संसद में कौन पेश करता है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है जो संघीय बजट की तैयारी और संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन मंत्रालय बोलेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, लेकिन विभाग बोलेंगे तो आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो भैया राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति के पूर्व, मैंने आपको बताया था कि इससे खर्च करने के लिए राष्ट्रपति को किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पहले वो पैसा खर्च कर देते हैं और खर्च करने के बाद कंटिजेंसी फंड या आकस्मिकता निधि से खर्च करने के बाद वो क्या करते हैं? ठीक है, उसकी जानकारी संसद को दे देते हैं। ठीक है, याद है? इसी बात पे आर्टिकल बता दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। 267 1 या 2? 1 में है भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और राज्य की 267 सब क्लॉज 2, और संचित निधि किसमें? भारत की 266 सब क्लॉज 1 में, भारत की या राज्य की? दोनों की। और एक और था लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, 266 सब क्लॉज 2, याद है सबको? ठीक, ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट बजट में आकस्मिकता निधि, थोड़ी सी बात भी की थी आपने, ध्यान हो तो, 500 करोड़ से कितनी हो गई? 30,000 करोड़। तो लास्ट मैंने भेजा भी था ग्रुप पे आपको कि लास्ट बजट की बात करें तो आकस्मिकता निधि कितनी, जैसे अब बोलें आज की डेट में कितनी, तो कंटिजेंसी फंड 30,000 करोड़। अल्लाह सोचो, 50 करोड़, फिर 500 करोड़ और अब 30,000 करोड़। हिसाब किताब ही नहीं है भाई, 50 से सीधा 500 और 500 से बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है? लेकिन देश चलाना है, आकस्मिक तो कुछ भी हो सकता है। चलो, धन विधेयक की परिभाषा, अब ये तो गलत मत करना। 110 में धन विधेयक, 109 में क्या था? विशेष प्रक्रिया, 111 में विधेयकों पे अनुमति। परिभाषित 110, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है 110 के अनुसार यदि इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं उधार लेने, समेकित निधि की निगरानी, समेकित मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड, किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, उपरोक्त सभी थे ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लगा रहे थे, फिर उधार ले रहे थे, फिर संचित निधि आकस्मिक निधि से था, फिर संचित निधि से विनियोग कर रहे थे, फिर इसके बाद संचित निधि पे भारत व्यय घोषित कर रहे थे।
या व्यय की रकम को बढ़ा रहे थे, फिर संचित निधि या भारत के लोक लेखे से धन प्राप्त कर रहे थे, और ए से लेके चा तक के जितने थे उनसे संबंधित कोई भी विषय हो तो धन विधेयक में था, मनी बिल में। याद है बाबा? धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना, विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, धन संचित निधि से खर्च का विवरण देना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बिहार वाले ऐसे ही पूछते हैं। तो भैया क्या हो गया, एक से अधिक है ना, तो बस आंसर हो जाएगा ई। कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित, उधार से संबंधित, संचित निधि या आकस्मिकता निधि, ये तो तीनों थे, लेकिन जुर्माना या दंड था क्या? नहीं था। अच्छा, ये कहाँ आया था जुर्माना और अर्थदंड? हाँ तो बताओ क्या बोलते हैं? पीएफ में नहीं था, पीएफ में थोड़ी आएगा जुर्माना। मुझे पता है आप उत्तर सही बता रहे हो, लेकिन मैं नाम सुनना चाहता हूँ। अरे यार, लोक लेखा में नहीं था क्या? पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में पीएफ था। फिर इसके अलावा सर जो अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर रही थी, कोई डिक्री जारी कर रही थी, किसी पेनल्टी लगा रही थी, कहाँ रख रहे थे? पब्लिक संचित निधि में नहीं रखते, ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि किसी पे पेनल्टी लगा दी और संचित निधि भर रहे हैं मोदी जी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, धन विधेयक के बारे में ये कर लिए क्या अपन ने? कर लिया ना, हो गया ना। चलो, क्या हुआ, बोर हो रहे हैं? नहीं कर पाए? करना है, करना है लाइव में। नहीं करना हो तो मैं तो 1 सेकंड में बंद कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है जो मैं निभा रहा हूं मैं। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है? बहुत सड़े से क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते थे क्या? नहीं थे। तो इसी बात पे बता दीजिए मैडम, किस किस के थे भारित? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति थे क्या? अच्छा थे। चलो, और जज, पेंशन, सीएजी, यूपीएससी, और कोई? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ये सारे लोग भारत की संचित निधि पे भारित व्यय में थे। इसी बात पे कोई बता दो, राज्य की संचित निधि पे भारित व्यय। हाँ रेनू जी, क्या बोलो, मतलब समझना चाहते तो है, मतलब बताओ। और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और लोक सेवा आयोग राज्य का। हाँ, उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते। और कौन रह गया? राज्य के संवैधानिक प्रमुख से लगाव नहीं है आपका? वहां से शुरू नहीं कर रही है? राज्यपाल सबसे पहले, जो सबसे विशिष्ट व्यक्ति हैं उन्हीं को नहीं बोलो हैं? चलो, बहुत बढ़िया। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग, ठीक है ना, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, पहले तो ये बताओ, ये सही है कि गलत है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत है क्या? अभी थोड़ी देर पहले बजट कौन बना रहा था, कौन प्रस्तुत कर रहा था? देखो, मंत्रालय में फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका विभाग इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, आर्थिक मामलों का विभाग। तो ये तो है सरासर गलत, सरासर गलत है। नहीं, हटा दो। अब देखो किस किस में हो रहा है। एक ये दो गए। चलो दूसरे पे आओ। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोक लेखा से किए गए पब्लिक अकाउंट से सभी संवितरणों, डिसबर्समेंट के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। होती है भैया, पैसा तो उन्हीं के पास है, तो लोक लेखा से भी करें तो भी प्राधिकरण की आवश्यकता है।
संचित निधि से निकालना है तो भी है, लेकिन ये बजट कौन लाता है? राजस्व विभाग की आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, तो हो गया आंसर इज बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से, कोई कंफ्यूजन? क्या? एक मिनट, सी दिया है, लोक लेखा से किए गए। अच्छा, पब्लिक अकाउंट है, हे भगवान, सही है बात, इसमें नहीं है। किस पे? आकस्मिकता निधि से तो पूर्व में निकाल सकते हैं बिना किसी के, लोक लेखा पे तो राज्य की किसकी जिम्मेदारी है? अब जैसे पीएफ है, हमें चाहिए पीएफ हमारा, तो हम ले लेंगे, संसद का कुछ नहीं। सॉरी, मैं एक्चुअली उसको संचित निधि में दिमाग जा रहा था, और ये संचित निधि से तो है ही सही, तो 1 और 3 गलत हो जाएंगे तो 2 सही होगा। लोक लेखा से नहीं होती है ना, लोक लेखा के लिए, इवन आकस्मिकता निधि के लिए भी नहीं। ठीक है, केवल संचित निधि, चाहे वो भारत की हो या राज्य की संचित निधि हो। जैसे भारत की संचित निधि है तो संसद से पूछकर, राज्य की संचित निधि है तो राज्य के विधानमंडल से अनुमति प्राप्त करके ही निकाल सकते हैं। आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति, केंद्र वाली है तो राज्य की है तो राज्यपाल बिना संसद की अनुमति के निकाल सकते हैं। और तीसरी स्थिति है लोक लेखा, तो लोक लेखा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, दिमाग गलत जगह चला गया। ठीक है, क्योंकि अब जैसे पीएफ है भाई, अगर मान लो सामने वाले की जरूरत है कि भाई हमें पीएफ का कुछ पैसा दे दो, अब अगर संसद में विधेयक पारित कराना हो तब तो मिल गया पीएफ उसको, इस जीवन में तो मिलने से रहा। ठीक है, सच में प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, भविष्य निधि अगले जन्म के लिए आरक्षित। ठीक है, ये भी अच्छा कनेक्ट करने का तरीका। निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? व्यय ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, जानते हैं भारत निधि पे। सीधा हमने आपको बताया था क्या, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित, क्लियर कट बताया था, किसी ने क्वेश्चन भी किया था। उच्च न्यायालय की पेंशन है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते हैं, ये सब है। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता है, आर्टिकल 265 में। तो 265 में ये कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है। और ये आपको पता है 266 में तो संचित निधि है आपकी, 300 में बाद और कार्यवाही है, 368 में संविधान संशोधन है। किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो भारत की संसद का। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। खुद से सोच लो कहाँ होगा, पैसा है सारा संचित निधि में ही जाएगा। चलो ये देखते हैं, लोकसभा में कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यपगत हो जाता है, ऐसा है क्या? 17वां हो रहा है, लोकसभा की समाप्ति नहीं। ठीक है, लंबित था ना, 17 तो समाप्त हुआ है, कौन सा विधान लोकसभा भंग हो गई। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। बताओ अब क्या स्थिति है, अब बोलो कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले तो बताना क्या है, सही उत्तर बताना है। देखो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक था, एक बिल आया लोकसभा में पड़ा हुआ है, 17वां हो गया, व्यपगत होगा? नहीं होगा, अगले सत्र में फिर आ जाएगा, वो तो चर्चा होनी बाकी है ना। अगर यहाँ विघटन हो जाता लोकसभा का तो समाप्त होता, तो ये तो हो गया गलत। अब आते हैं राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया। राज्यसभा में लंबित है, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ लंबित है, ये लोकसभा है, लोकसभा का हो गया तब तक विघटन, पर व्यपगत नहीं होगा। तो भैया जिनके पास आया ही नहीं था, ये मरे जिए, इनसे क्या फर्क पड़ता है, इनके पास था ना वो, तो क्या होगा, ये व्यपगत नहीं होगा, यानी कि आंसर 2 सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये हो गया, कोई छूटा इसमें से? हो गया ना? चलो बताओ, संयुक्त अधिवेशन आयोजित करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए करते हैं क्या? नहीं। उपराष्ट्रपति के लिए करते हैं? संविधान संशोधन में करते हैं? नहीं। एक ऐसे विधेयक पर जिसे विचार करने और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो कौन से आर्टिकल में था? 108 में। बहुत बढ़िया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस पे?
साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक, बताओ जल्दी से। अरे धन पे होगी, संवैधानिक विनियोग इन पे नहीं होगी ना। सामान्य विधेयक भारत की दोनों सदनों की 108 में संस्कृत है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, ठीक है। और भारतीय संसद में दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ठीक है भैया। तो तीनों सही हो जाएंगे। देखो ये जो है ना, ये 1961 वाली कौन सी है? अरे दहेज के लिए थी ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये जो दहेज का विधेयक है 1969 में और 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। और द्वितीय संयुक्त बैठक जो है बैंकिंग सर्विस पर 1977 में पारित किया गया, 78 में पारित हुआ। और तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में जो अधिनियम था आतंकवाद निरोधक, उसके संदर्भ में आयोजित की गई थी। तो एक इस पे डाउरी दहेज वाले पे, एक बैंकिंग सर्विस और तीसरी आतंकवाद, ठीक। इन 3 पर संयुक्त बैठक जो है वो हुई थी। प्रथम संयुक्त बैठक सीधा सा दहेज उन्मूलन। संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विघटित हो जाए तो क्या होगा? क्या कहा था? एक बार राष्ट्रपति ने बोल दिया संयुक्त बैठक होगी, अब मरो जियो लेकिन बैठक तो करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? यथा समय आहूत होगा, मतलब तो उसी समय होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति और उन्हीं की भी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ सदस्य, ठीक है। कौन निर्धारित करे इसे? राज्यसभा। कौन लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक के सभापतित्व? तो फिर से स्पीकर। संयुक्त बैठक, एक बार और बोल दो स्पीकर। कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है, किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है तो कैसे बहुमत से? बताओ जल्दी से, अच्छे से। उपस्थित एवं मत देने वालों का साधारण बहुमत। याद है संसद के संयुक्त, अरे भगवान आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में नहीं, सेकंड रीडिंग में होती है। 3 रीडिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों सदनों में होती है। तो सेकंड रीडिंग में बेसिकली बहस की जाती है। शून्यकाल का अर्थ है, बताओ जल्दी से। प्रश्नोत्तर काल। और कुछ है क्या? ये नहीं समझ लेना कि प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्नकाल। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं हो, शून्यकाल। निलंबित प्रस्ताव, स्थगन कॉल नहीं है भाई, गलत बात। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटे थी। संसद में शून्यकाल 12 से 1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना भैया, सामान्य रूप से उत्तर आपको यही देना है, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 दोनों मान लिए जाते हैं। तो शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल का समय शून्यकाल कहा जाता है, मतलब लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय। प्रश्नकाल कब से कब तक था? 11 से 12 और 12 से 1 हो गया 0 आर। सामान्यतः 12 से 1 का समय होता है। सामान्यतः, नॉर्मली। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि 2014 में परिवर्तित कर 12 से 1 बजे कर दिया गया। किसको? समझ में आ रहा है? प्रश्नकाल को। अब राज्यसभा में, ठीक है, कहाँ गया? नीचे चला गया क्या? अरे भैया, सर्वप्रथम 11 बजे दस्तावेज रखे जाते हैं। सभापति की अनुमति जनहित के मुद्दों पर शून्यकाल में उठाए जाते हैं। विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व 11 से 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह 12 से 1 है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। किसी भी तत्काल विषय पर प्रश्न उठाने के लिए पूर्व सूचना देते हैं। उठाने या न उठाने की अनुमति और सभापति अध्यक्ष पर निर्भर करती है। तो संबंधित मंत्रियों से पूछ सकते हैं या उत्तर देने को कह सकते हैं। तो अब प्रश्न अगर ऐसा पूछ ले कि भैया राज्यसभा में शून्यकाल कब, सामान्य रूप से पूछे कि शून्यकाल कब, तो आंसर क्या करना है? 12 से 1 0 0। लेकिन अगर क्वेश्चन कैसा पूछ ले
राज्यसभा में वर्तमान में शून्यकाल कब? तो 11 से 12। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि क्या समझाना चाह रहे हैं? बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपसे शून्यकाल का समय तो 00, 12 से 1, लोकसभा के लिए भी 12 से 1, लेकिन स्पेसिफाई बोलें कि राज्यसभा के लिए शून्यकाल तो 11 से 12, और ये कब से शुरू हो गया? 2014 से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो अब देखना, सत्र का प्रथम घंटा जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, नहीं। प्रश्नकाल के पूर्व का काल, हाँ या ना? नहीं। प्रश्नकाल के तो बाद का था, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। अच्छा ये गलत क्यों हो गया? आंसर क्यों नहीं दिया इसमें? हाँ, क्योंकि ना अब दो आंसर हो गए अगर हम देखें। प्रश्नकाल के पूर्व का काल राज्यसभा की स्थिति में, और लोकसभा में प्रश्नकाल के पश्चात का काल शून्यकाल लोकसभा में। तो या तो MBBSC जैसा C and D, तो आंसर सही क्या है? C और D दोनों। समझ में आ रही है ना बात की नहीं आ रही है? इसलिए ये किस देश की देन है? तो ये भारत के लोग हैं सुनने वाले। शून्य की खोज भी भारत से ही मानी जाती है ना, इसलिए। आर्यभट्ट। अच्छा, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। समझ गए? चलो बढ़िया। बस आखिरी पेज, इसके बाद नहीं कराएंगे। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित करके, देखिए अगर आपसे कभी भी कहा जाए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो राज्यसभा में अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई मामला है और राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित करती हैं तो बना सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है? या फिर राज्य सहमति दे दे। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। हाँ भैया, अब देखो, एक है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देती है, तो इस स्थिति में अब देखो आपके ऑप्शन जो है वो 1 2 3 4 और 1 2 3 2 3 4। अब देखो, पहली चीज, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि राज्यों की तो ये शक्ति नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर सकें। संबंधित राज्यों की सहमति से, भैया अब राज्य चाह रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बोले मोदी जी से, भैया हमारे लिए कोई एक कानून बना दो, बना देंगे मोदी जी। ठीक है ना? राज्य में राष्ट्रपति शासन, अब राष्ट्रपति शासन है तो सत्ता किसके हाथ? ठीक है, तो केंद्र में संसद में तो बना ही सकते हैं। और राष्ट्रीय हित के विषय पे तो मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रीय हित अगर कुछ है तो राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित कर देगी तो बना सकती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपके? 1 2 3 4 सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो बेटा 253 आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और राष्ट्रीय महत्व का होता तो 249। अभी पढ़ाई नहीं है, पता है हमें, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं ना क्या? ठीक है, ये वाली बात कब आती है? एक प्रश्न का उत्तर पढ़ाता हूं मैं आपको, पढ़ाऊंगा आगे चल के कि राज्यसभा के विशेषाधिकार। क्या? राज्यसभा के विशेषाधिकार। तो जो राज्यसभा के स्पेशल प्रिविलेज हैं, कोई जानता है क्या क्या विशेषाधिकार हैं राज्यसभा के? बोलिए मैडम, रेनू मैडम। आप तो बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं एकदम बढ़िया से। हाँ नीतू, हमने प्रश्न क्या पूछा? विशेषाधिकार। आप क्या बता रही हो? बीए के एग्जाम में क्यों लिख के बता रही हो?
पीएससी का एग्जाम का उत्तर दो बेटा। हाँ जी, कोई भी राज्यसभा के लाइव में कोई बताना चाहे, राज्यसभा के विशेष अधिकार, प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा, कुछ तो होंगे। अच्छा, कौन से ऐसे मामले हैं, क्या देखते हैं आप ऐसा जिसको राज्यसभा में ही शुरू करेंगे, कहीं और शुरू नहीं कर सकते? बोलो जल्दी से। मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसी चीज जो शुरू ही राज्यसभा में होगी, राज्यसभा में। अरे भगवान, कैसे कर रहे हो? अभी इतनी देर तक अपन बजट करते रहे और फिर भी आपने बजट की 12 बजा दी। सरकार गिर जाएगी, मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या क्या? ए भगवान, राष्ट्रपति का महाभियोग राज्यसभा से शुरू करा रहे हो? वो तो किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। आप बोलते जाओ, हम काटते जाएंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या? सॉरी, बोलिए फिर से। देखो, पहली चीज तो इम्पीचमेंट नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट का। उत्तर सही है आपका। आपको ये कह सकते हैं रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सुन लेना भैया अच्छे से, आए हुए क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमेशा और हमेशा और हमेशा राज्यसभा से ही शुरू होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, जो कि उसके सदस्य तो नहीं होते हैं। लेकिन रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, आंसर सही था, बस थोड़ा सा उसके शब्दों को सुधार लीजिए। वेरी गुड। और कोई? एक हो गया विशेषाधिकार। कोई और प्रिविलेज? आज मुझे राष्ट्रपति पढ़ाना था, लेकिन क्वेश्चन क्या? पीछे पीछे खिड़की है, खुली भी है। उल्लू ना रही हो? सही, आधी सही, आधी बात सही क्यों बताते हो? मैं ये समझ में नहीं आया। तो थोड़ा थोड़ा क्यों याद आ रहा है? या तो पूरा आए या गायब हो जाए। खाना खिला दो, पानी नहीं पिलाएंगे, बोले जाओ घर पे पीना जाके। ये कौन सी बात है? अखिल भारतीय संघ नहीं, अखिल भारतीय सेवाएं। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा, देखो सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करनी है तो हमेशा प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा। आर्टिकल 3(1), भगवान, ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में बुद्धू बच्चों? 312 में। अरे मैंने कैसे बताया? 3, 1, 2, 3 अखिल भारतीय सेवाएं, 1 और 2 को मिला दो तो 3 हो जाती हैं। तो 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS, IFS, IAS, IPS, IFS, तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं, अगर कोई चौथी नई अखिल भारतीय सेवा भी बनानी है तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत बनाएंगे और प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा से ही शुरू होगा। 2 बातें और अभी पढ़ी आपने 1 मिनट पहले। और अरे यार, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का अगर कानून बनाना है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, तो कहाँ से शुरू होगा? राज्यसभा से ही शुरू होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये जो चीजें हैं ये किसके हाथ में हैं? ये राज्यसभा के हाथ में। अगर राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, राज्यसभा, देखो समझो बात को, थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। राज्यसभा किनको प्रतिनिधित्व दे रही है? राज्यों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि राज्य के जो MLA होते हैं वही तो राज्यसभा के सदस्यों को वोट कर रहे हैं। हाँ या ना? राज्यों का सदन है या नहीं है? राज्यसभा क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व देने वाला सदन है। तो अब राज्यों के लिए काम करने वाला सदन है, तो एक तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमेशा राज्यसभा से। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, क्योंकि देखो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग काम कहाँ करते हैं? आके राज्य में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो राज्य के हित प्रभावित होंगे, तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। ठीक है, ये 2 बातें। फिर तीसरी बात पे बात करें तो और क्या? बोलो जल्दी से। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है। अब राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो भी राज्यसभा में ही पारित होगा, ठीक है, और 2/3 बहुमत से पारित होगा, उपस्थित एवं मत देने वालों के, तब जाके उस पर कानून बनाया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है राज्यसभा का, इस पे संसद बनाएगी कानून। कंफ्यूजन में लोग चौथे को भी ऐड कर देते हैं।
तो राज्य, सीधा क्वेश्चन आया है, राज्यसभा के विशेषाधिकार क्या क्या हो गए? राष्ट्रपति को हटाना और राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाना। ठीक है, समझ में आ रही है बात भैया सभी के? ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी लाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। क्लियर है? संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, अब आप खुद से सोचो, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, कोई मतलब है राष्ट्रपति जी का राज्य सूची के विषय पर विधायन से? राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में, अभी बताया प्रस्ताव कहाँ से आएगा? राज्यसभा में। विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो अगर आप देखेंगे, अब देखो सीधी सी बात है, एक तो राज्यसभा के पास था और एक नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में बना सकते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है हमें? बोलिए आप लोग, पहले तो कुछ पल्ले पड़ रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है, दोबारा बताएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन मत रखना क्योंकि प्रश्न आते हैं। और ज़्यादा होगा मैं आपको अलग से टॉपिक ही लिखा दूंगा, राज्यसभा के विशेषाधिकार। पहले थोड़ी देर के लिए बस इतना समझ लो कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा क्योंकि राज्यों का सदन है। एक, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है, राज्यसभा में ही आएगा। तीसरी बात है, अखिल भारतीय सेवा शुरू करनी है, तब भी यही होगा। चौथी जो चीज़ है कि भाई कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये राज्यसभा में ही शुरू हो, लेकिन संसद इसे कर सकती है। अब ये प्रश्न किसका आंसर है? संसद राज्य सूची के विषय पे कानून कहाँ कहाँ बना सकती है। तो अब बात आती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हैं तब भी, समझ में आ रहा है? नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करनी है तब भी, क्योंकि राज्यों को प्रभावित करेगी। और इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते। तो 2 मेनली हैं जिन पे संसद कानून बनाती है राज्य सूची के विषय पे। कौन कौन से हैं वो? एक, राज्य सूची के किसी विषय को नेशनल इंपॉर्टेंस या राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, और अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय जो संधि समझौते हैं उन्हें लागू करने के लिए। तो ये संसद बना रही, जबकि राज्यसभा के विशेष अधिकार क्या है? 3, नई अखिल भारतीय सेवा, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, और तीसरा क्या? राज्य सूची को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता और राज्य सूची बनाएगी कानून संसद, लेकिन शुरू कहाँ से होगा? राज्यसभा से, राष्ट्रीय महत्व वाला। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? अब सीधी बात है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो किससे? बिना राज्य की सहमति के, क्योंकि राज्य सूची पे बनाएगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? कोई समस्या किसी को? बोलो जल्दी से। देखो आप अच्छे से, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। एक, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, वो तो है ही भाई, क्योंकि अब तो इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पे जब राज्यों ने सहमति दे दी तो संसद बना देगी, कोई समस्या नहीं है। 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में, 353 के तहत और 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और 357 में के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। इतनी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। देखो सबसे पहले हम एक एक करके इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूं। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, राज्यसभा में संकल्प पारित हो, तो अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो ये घोषित ही राज्यसभा करती है, नेशनल इंपॉर्टेंस, और ये होगा आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। और कैसे पारित करना होगा? तो उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, समझ में आ रही एक बात। फिर 250 में राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, नेशनल इमरजेंसी है, बना लो कानून।
तीसरी स्थिति 252 के तहत राज्यों ने खुद ने कह दिया, देखो ऐसा समझ लो 2 और 2, 2 5 दो राज्य आपस में समझौता कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया बना दो हमारे लिए कानून, तो बना देगी संसद। ठीक है, 253 में अभी बताया इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है, समझौते के अनुपालन के क्रम में। फिर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 352 लगी है, अब तो किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो संसद ही करेगी। और 353 के भी तहत 356 राष्ट्रपति शासन लगाए, ठीक है, के अंतर्गत भी अवस्था में। 357 में विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। तो इतने सारे मामलों में संसद कानून बना सकती है। अब कौन कौन सी चीज़ें राज्यसभा से शुरू हो रही थी, तो नई अखिल भारतीय सेवा 312, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रीय महत्व के राज्य सूची के किसी विषय को, स्टेट लिस्ट के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। तो इन 3 स्थितियों में क्या हो रहा था, राज्यसभा से शुरू हो रहा है। और इतनी सारी स्थितियों में संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी। लाइव क्लास में बेटा समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन है मन में तो बोलिए। आप लोग यार थोड़ा रिप्लाई कर दिया करो तो अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा कि यहाँ कोई पढ़ रहा है। कौन सा एक कथन सही है? राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। सही बात है, राज्यसभा में ही है, लोकसभा में अब नहीं है, तो एक सही है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का राज्यसभा में नहीं था, ये तो लोकसभा में था, ये गलत हो गया। दूसरा, एक मनोनीत सदस्य के मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए संविधान में वर्जना नहीं है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भैया नहीं बना सकते मंत्री, तो ए और सी हो गया। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव मत दे सकता, ये गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, वही वोट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो डी गलत है, बी गलत है, ए और सी दोनों सही है। ठीक, चलो आज के लिए आई थिंक बहुत हो गया। अब आप लोग थक गए होंगे, कुछ और कराना है? समझ आ रहा है कि नहीं? पहले तो ये जितना हुआ उतना समझ में आया? कोई प्रश्न? मैं आपको पूरा का पूरा PDF शेयर कर दूंगा, बस है हिंदी में ही, तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में उसका मुझे नहीं पता है। कभी मिल जाएगा घटना चक्र वालों का तो मैं भेज दूंगा इंग्लिश का भी। इसमें क्या है ना, गलतियाँ थोड़ी कम हैं और ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी हो नहीं रही होगी समझने की, तो कर लीजिए। बाकी तो आपको मैंने सलाह दी है कि घटना चक्र की किताब खरीद लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाली। बाकी जिनके पास नहीं हो अभी आप इससे काम चला लीजिएगा, मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक, आप लोग अब थोड़ा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़िए, पढ़ के आइए, फिर हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? पॉलिटी में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है समझने में तो बोलिए, कोई सलाह मशवरा हो तो बता दीजिए, कुछ नहीं है तो लंच करिए और करने दीजिए।